हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट पावर सिस्टम। हमने ये डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोटेक्शन सिस्टम अगर ना हो तो ऐसे केस में पूरा जो टास्क है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। मतलब जनरेशन से ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन तक के जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितना इम्पोर्टेंस जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन से यूटिलाइजेशन तक का है, उतना ही इंपॉर्टेंस प्रोटेक्शन का भी है। इनफैक्ट प्रोटेक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोटेक्शन अगर ना हो तो ये जो टास्क है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले, हमने ये डिस्कस किया था जनरेशन प्रोसेस में हम लोग पावर किस तरीके से जनरेट करते हैं। पावर जनरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग पावर प्लांट होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, राइट, सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले आज थर्मल पावर प्लांट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर उसके बाद अदर पावर प्लांट ले लेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे। थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट का कैसा कैसा फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है टीएचपी का, थर्मल पावर प्लांट का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, राइट। सिमिलरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी और न्यूक्लियर में भी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि जो पावर है उसको हम लोग किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, आगे के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी पावर प्लांट होने दो, चाहे थर्मल पावर प्लांट होने दो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होने दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट होने दो। स्पेसिफिकली 3 पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल या फिर न्यूक्लियर, ये तीनों पावर प्लांट में हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है कि जो जनरेटर होता है उसके साथ कपल होती है टरबाइन। तो ये तीनों पावर प्लांट में एनी हाउ हमें टरबाइन को रोटेट करना होता है, और ये टरबाइन को रोटेट करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये तीनों पावर प्लांट में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टरबाइन को रोटेट करना है। पावर प्लांट में क्या लगा होगा, जनरेटर लगा होगा। जनरेटर आई होप आपको पता होगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये तीनों पावर प्लांट में, चाहे थर्मल पावर प्लांट होने दो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होने दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट होने दो, या फिर विंड पावर प्लांट होने दो, ये चारों पावर प्लांट में हमें बेसिकली करना क्या होता है, जो टरबाइन होती है उसे हमें रोटेट करना होता है। एक बार आप टरबाइन को रोटेट कर दो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएंगी, मगर ये टरबाइन को रोटेट करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, किसी भी पावर प्लांट में लगा होगा जनरेटर, और जनरेटर का शाफ्ट लगा होगा, और शाफ्ट के साथ क्या लगी होगी, टरबाइन लगी होगी। हमने कंसिडर किया जनरेटर, और यहाँ पर ये जनरेटर का शाफ्ट, और जनरेटर के शाफ्ट के साथ क्या लगी है, टरबाइन लगी है। और यहाँ पर ये जनरेटर आउटपुट में हमें क्या देगा, जनरेटर आउटपुट में हमें देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो जनरेटर होता है वो ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो टरबाइन हमें जो दिखाई दे रही है, टरबाइन के बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग टाइप की टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, फिर उसके बाद पेल्टन व्हील टरबाइन, प्रोपेलर टाइप, अलग अलग टाइप की टरबाइन होती है। तो यहाँ पर हमें जो टरबाइन जो दिखाई दे रही है, इसे हमें क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। और अलग अलग पावर प्लांट में टरबाइन रोटेट करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट कंसिडर करें और न्यूक्लियर पावर प्लांट कंसिडर करें, तो ये दोनों पावर प्लांट में जो टरबाइन हम लोग जो रोटेट करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, स्टीम के हेल्प से करते हैं। मगर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन हम लोग जो रोटेट करते हैं, कैसा रोटेट करते हैं, ये टरबाइन को हम लोग रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी हम लोग एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं और वो जो पानी होता है टरबाइन पर आके लगता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है। तो जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, और जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा इसका मतलब जनरेटर के इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी जाएंगी, और जब जनरेटर के इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी जाएंगी तो जो जनरेटर है हमें आउटपुट में क्या जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, थर्मल पावर प्लांट में जो शाफ्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टरबाइन है, जनरेटर के टरबाइन को रोटेट करना या फिर जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करना, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जो शाफ्ट है उसी पे लगी होती है टरबाइन। आप जनरेटर का शाफ्ट रोटेट कर रहे हो या फिर टरबाइन रोटेट कर रहे हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन या फिर बोल सकते हैं जो शाफ्ट है, उसको हम लोग कैसा रोटेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। सिमिलरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो शाफ्ट है उसको हम लोग कैसा रोटेट करते हैं, जो शाफ्ट होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वाटर। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो टरबाइन होती है उसको हम लोग कैसा रोटेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। और डीजल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या, आईसी इंजन होता है।
जो आईसी इंजन का जो शाफ्ट होता है, हमें पता है जो आईसी इंजन होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो आईसी इंजन का जो आउटपुट होता है जो कि होता है मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल आउटपुट होता है उसको हम लोग जनरेटर के इनपुट में दे देते हैं। और हमें पता है जो जनरेटर का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो जनरेटर के इनपुट में चले जाता है मैकेनिकल एनर्जी, और जब जनरेटर को एक बार मैकेनिकल एनर्जी मिल जाए तो जनरेटर क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है आईसी इंजन, और ये जो आईसी इंजन है उसका ये शाफ्ट, कर्सर की टिप, और ये जनरेटर का हमने कंसिडर किया है शाफ्ट। आईसी इंजन का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कपलर। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलर। जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलर। तो एक कपलर के हेल्प से बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर हो गया और मोटर हो गया, इसमें जो कपलिंग मीडियम होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जनरेटर और मोटर, इसमें जो कपलिंग जो मीडियम होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तभी हम लोग बात करेंगे। मगर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो आईसी इंजन है इसका जो आउटपुट है मैकेनिकल, वो हम लोग जनरेटर के इनपुट में दे रहे हैं। तो जनरेटर है उसको कैसा इनपुट मिल रहा है, जो जनरेटर है उसको मैकेनिकल इनपुट मिल रहा है। जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट मिला तो जो जनरेटर है वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जनरेट करके देंगे। हाँ, तो कुछ इस तरीके से डीजल इंजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीजल पावर प्लांट में ऑपरेशन होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट के बारे में, राइट। सिमिलरली हमने सोलर पावर प्लांट भी पढ़ा है। सोलर पावर प्लांट में भी दो टाइप का प्लांट होता है। सोलर पावर प्लांट में कोई पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या है, सोलर प्लेट लगी होती है, और वो जो सोलर प्लेट होती है उस पर सनलाइट आके करती है इंसिडेंट, जिसके वजह से होता क्या, जो सोलर प्लेट है उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और वो जो सोलर पैनल होता है उसको हम लोग इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल होता है उसका जो आउटपुट होता है वो होता है डीसी। तो इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, और वो जो एसी होती है उसको हम लोग ईजिली यूटिलाइज कर पाते हैं। मगर कोई सोलर पावर प्लांट कैसा होता है, जो सोलर पावर प्लांट में बेसिकली बहुत सारे मतलब प्लेट्स लगे होते हैं, और वो जो प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं, और वो जो हीट एनर्जी होती है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, और वो हीट एनर्जी की हेल्प से पानी गर्म करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, स्टीम टरबाइन को देते हैं, टरबाइन घूमता है, जनरेटर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के प्रोसेस में। तो अभी हमें किसके बारे में बात करना है, हमें बात करना है थर्मल पावर प्लांट के बारे में। किसके बारे में बात करना है, थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें तो थर्मल पावर प्लांट का कुछ इस तरीके से हमें ब्लॉक डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थर्मल पावर प्लांट में एग्जैक्टली प्रोसेस कैसा होता है। ये हम लोग ओवरव्यू ले रहे, ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ रहे। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी थर्मल पावर प्लांट अगर विजिट करो, कोई भी पावर प्लांट, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, तो पावर प्लांट को समझना या फिर बोल सकते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं होती। बहुत से प्रोसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आपको कंसिडर करना होता है, बहुत से फैक्टर्स, पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे पावर प्लांट का, तो इसलिए हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन नहीं कर रहे। अदरवाइज़ आपको एक सब्जेक्ट था ऑलरेडी जो कि था CPG या फिर बोल सकते हैं EPG, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपने इन डेप्थ बात किया है किस तरीके से पावर प्लांट में अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और उसका किस तरीके से फंक्शन होता है, राइट। ये हम लोग पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो पावर सिस्टम में किस तरीके से पावर जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करना चाहते हैं, राइट। पावर जनरेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, हम लोग सबसे पहला कोयला जलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, कोयला। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो कोयला होता है उसको हम लोग जलाते हैं, जिसकी वजह से पानी बॉयल होता है। बेसिकली एक बॉयलर होता है, वो बॉयलर में पानी रखा होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा घर पे, आपका जो गैस होता है या फिर आप बोल सकते हो आपका जो गैस होता है उस पर आप बेसिकली क्या रखते हो, आप रखते हो एक यूटेंसिल, उसमें पानी डालते हो। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम जनरेट होने लगती है, राइट। तो वो स्टीम एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, राइट। तो होता क्या, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयले को जलाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या, पानी बॉयल होता है। पानी किस में बॉयल होता है, बेसिकली बॉयलर होता है, उसमें पानी भरा होता है, और वो पानी जो होता है वो बॉयल होता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। पानी बॉयल होने की वजह से हमें पता है स्टीम जनरेट होती है। वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन पर जाके लगती है, जिसकी वजह से होता क्या, जो टरबाइन होता है वो रोटेट करता है। टरबाइन जब रोटेट करता है तो जो जनरेटर है उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और जब जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तो जो जनरेटर है आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर हमने पूरी फिगर कंसिडर करी है किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट काम करता है। मतलब बेसिक फिगर, फंडामेंटल फिगर या फिर कंसेप्ट को समझने लायक फिगर हमने कंसिडर करी है। इतनी सी फिगर नहीं होती है,
यहाँ पर हमने कंसिडर किया बॉयलर। ये बॉयलर में क्या होगा, ये बॉयलर में बेसिकली होगा पानी, राइट। और ये बॉयलर को हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बॉयलर के अक्रॉस हम लोग आग लगाते हैं सिंपल वर्ड में। और हमें पता है आग लगाने के लिए, कंबस्चन होने के लिए जो एयर और जो फ्यूल है वो दोनों नेसेसरी है। फ्यूल तो हमें मिलता है कोयले से, और जो एयर है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर एयर ना हो तो कंबस्चन नहीं हो पाएगा। तो जो बॉयलर होता है इसको हम लोग देते हैं एयर और फ्यूल, जिसकी वजह से होता है क्या, हीट जनरेट होती है। तो जो बॉयलर है इसको हमने क्यू हीट प्रोवाइड किया। तो बॉयलर में जो पानी जो रखा हुआ है, ये पानी बेसिकली क्या होगा, बॉयल होगा। तो जब ये पानी बॉयल होगा तो ये बॉयलर में स्टीम जनरेट होगी, राइट। तो जो स्टीम होती है उसको हम लोग आगे टरबाइन पर भेज देते, जिसकी वजह से होता क्या है, वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन पर जाके लगती है। हाई प्रेशर स्टीम होती है, मतलब जो स्टीम होती है उसके पास प्रेशर होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है। और आपको पता है किसी चीज़ के पास अगर प्रेशर है तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स लगाने की टेंडेंसी होगी। फोर्स होगी तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो जो हाई प्रेशर स्टीम होती है वो टरबाइन पर जाके क्या करती है, हीट करती है, स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से होता है क्या, टरबाइन घूमती है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता है। बेसिकली जो स्टीम जो जनरेट होती है इसमें पानी भी होती है, वेट स्टीम होती है। और अगर ये वेट स्टीम को अगर हम लोग डायरेक्टली टरबाइन पर अगर जाने दें तो ऐसे केस में जो टरबाइन है उस पर जंग लग सकता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो वेट स्टीम होती है उसमें से जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हमें क्या कर देना होता है, एक्सट्रैक्ट कर देना होता है। और वो जो स्टीम होती है उसे हमें ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, सूखी स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता। और ये काम कौन करता है, सुपर हीटर करता है। फिर वो जो सूखी जो स्टीम होती है, ड्राई स्टीम, उसको हम लोग टरबाइन पर करवाते हैं, कोलाइड टरबाइन घूमती है, जिसकी वजह से होता है कि जो अल्टरनेटर होता है या फिर बोल सकते हैं जनरेटर, उसको इनपुट में मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिली तो जो जनरेटर है आउटपुट में हमें क्या जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देगा। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट में। समझने के लिए इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है, अदरवाइज जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप रियल लाइफ में अगर थर्मल पावर प्लांट को देखो तो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, ये दोनों पावर प्लांट में हम लोग अल्टीमेटली जो टरबाइन जो रोटेट जो करवाते हैं वो किसके हेल्प से रोटेट करवाते हैं, स्टीम के हेल्प से रोटेट करवाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास क्या है, कोयला, कोयले को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसको हम लोग जलाते हैं। तो जब हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को जलाते हैं तो भी हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी से हम लोग पानी को गर्म करते हैं, स्टीम जनरेट होती है। वो जो स्टीम होती है टरबाइन पर जाके लगती है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को मिलती है, जनरेटर आउटपुट में हमें दे देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अलग अलग कंपोनेंट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं थर्मल पावर प्लांट में। जैसे कि अगर हम लोग देखें अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें कंडेंसर यूज़ किया जाता है, एयर प्री हीटर यूज़ किया जाता है, सुपर हीटर यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हमने बात किया, इकोनोमाइज़र यूज़ किया जाता है, कूलिंग टावर होता है, एयर प्री हीटर होता है, बॉयलर होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है, राइट, जो एफिशिएंसी होती है वो थर्मल पावर प्लांट की वो डिपेंड करती है प्रेशर एट विच स्टीम जनरेट, कितने प्रेशर पर स्टीम जनरेट हो रही है उसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंटरिंग टरबाइन, मतलब जो स्टीम टरबाइन से जो कोलाइड कर रही है या फिर टरबाइन को जितनी जो स्टीम जो मिल रही है उसके टेम्परेचर के ऊपर, स्टीम के टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर इन कंडेंसर, कंडेंसर में कितना प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर। मतलब यहाँ से हम लोग मोटे मोटे तौर से बोल सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है कि जो जनरेटेड स्टीम है उसका प्रेशर कितना है, और जो स्टीम टरबाइन के साथ कोलाइड कर रही है स्टीम का टेम्परेचर कितना है, और कंडेंसर में प्रेशर कितना है। कंडेंसर के बारे में आगे बात करेंगे। और अगर हम लोग देखें जो एफिशिएंसी होती है थर्मल पावर प्लांट की 29% से 30% तक की होती है। अभी के जो मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली मॉडर्न डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी समवेयर अराउंड करंटली हमें मिल रही है 40% आई गेस समवेयर अराउंड। रिसेंटली मैंने गूगल पे सर्च किया था तो 40% तक के या फिर 45% तक के हमें एफिशिएंसी मिल रही है टीएचपी की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थर्मल पावर प्लांट होता है हमने डिस्कस किया था इससे पहले हीट टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया था कार्नो इंजन के बारे में, जिसको हम लोग कार्नो साइकिल भी बोलते हैं। सिमिलरली ब्रेटॉन साइकिल भी होती है, रैनकाइन साइकिल भी होती है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर काम करता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रैनकाइन प्रोसेस या फिर बोल सकते हैं रैनकाइन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्मल पावर प्लांट है वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पर काम करता है या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैनकाइन प्रोसेस, आप रैनकाइन साइकिल भी बोल सकते हो। आपने ये सब पढ़ाई होगा, आई होप कि CNCPG बोल के जो सब्जेक्ट है उसमें आपने ये सब पढ़ा होगा, राइट। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, इन शॉर्ट स्टडी कर रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर काम करता है।
उसको हम लोग बोलते हैं रैनकाइन प्रोसेस, जिसको हम लोग रैनकाइन साइकिल भी बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था मोटे मोटे तौर पर एफिशिएंसी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात करें, थर्मल पावर प्लांट की जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होगी वो डिपेंड करेंगी बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और ऑल्टरनेटर की एफिशिएंसी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और ऑल्टरनेटर की एफिशिएंसी, तीनों एफिशिएंसी का जब हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर कर ले तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इस प्रोडक्ट ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और ऑल्टरनेटर की एफिशिएंसी। तो बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और ऑल्टरनेटर की एफिशिएंसी, तीनों एफिशिएंसी का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सिमिलरली जो थर्मल पावर प्लांट में जो अलग अलग जो इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर रिवर या फिर बोल सकते हैं लेक या फिर बोल सकते हैं सी करीब हो। जैसे फॉर एग्जांपल सी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इसके करीब हम लोग थर्मल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सी, रिवर और लेक काफ़ी है हमारे लिए, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर करता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टीम होती है वो टरबाइन के साथ जाके लगती है, जिसकी वजह से टरबाइन पर जाके टकराती है, टरबाइन घूमने लगती है। मान लेते हैं स्टीम जनरेट हो रही है 100%, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, और जो स्टीम का जो 70% है वो टरबाइन पर जाके लगा, टरबाइन घूमी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मगर जो 30% स्टीम है वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो 30% स्टीम यहाँ पर अगर हम लोग देखें थर्मल पावर प्लांट में किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट होने नहीं देना है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। किसी भी चीज़ को, चाहे पानी हो गया, चाहे स्टीम हो गया, खास करके पानी और स्टीम, इसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट करने नहीं देना है। खास करके स्टीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टीम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसका हमें यूज़ करना है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग स्टीम अगर वेस्ट कर देंगे तो स्टीम जनरेशन में ही हमारा आधे से ज़्यादा खर्चा चले जाएगा, राइट। और जो कॉस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इंजीनियरिंग कंसिडरेशन में जो कॉस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है तो आप उसको, वो आपके लिए इकोनॉमिकली सही नहीं होगी, राइट। तो ये जो कॉस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया 100% स्टीम जनरेट हुई, जिसमें से 70% जो स्टीम है वो टरबाइन को घुमाई, बाकी की जो 30% स्टीम है उसका क्या होगा, बाकी की जो 30% जो स्टीम है वो कहाँ पर चले जाएंगी, कंडेंसर में चले जाएंगी। वो कंडेंसर करेगा क्या, जो कंडेंसर है स्टीम को क्या कर देगा, पानी में कन्वर्ट कर देगा, और जो पानी है उसको फिर से बॉयलर में भेज देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन स्टीम इज जनरेटेड देन इट्स सम अमाउंट हीट द टरबाइन एंड मेक्स टरबाइन रोटेट। Some amount of steam do not hit the turbine. That steam is fed to the condenser and condenser again convert that steam into water and water is again supplied to the boiler। जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो जब स्टीम जनरेट होती है तो उसका थोड़ा बहुत जो अमाउंट होता है टरबाइन को हीट करता है और टरबाइन घूमती है, और थोड़ा बहुत जो स्टीम होती है वो टरबाइन से हीट नहीं कर पाती, और वो जो स्टीम होती है उसको हम लोग कंडेंसर में भेज देते हैं, और जो कंडेंसर होता है वो अगेन वो स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर देता है, और जो पानी होता है उसको हम लोग बॉयलर में सप्लाई कर देते हैं। कंडेंसर एक और एक काम करता है, कंडेंसर ऑल्सो रिमूव गैसेज विच कैन नॉट बी कंडेंसेड। कोई कोई ऐसी गैस होती है जिसको हम लोग कंडेंस नहीं कर सकते। आई होप आपको पता होगा कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। तो कोई कोई ऐसी गैस जिसको हम लोग कंडेंसेट नहीं कर पाए तो गैसेस को रिमूव करने का काम, एक्सट्रैक्ट करने का काम भी करता है कंडेंसर। तो हमने यहाँ पर बात किया कंडेंसर के बारे में। अभी बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जो कि है बॉयलर। नाम से पता चल रहा है बॉयलर में क्या होगा, पानी गर्म होगा। तो बॉयलर में क्या होगा, इन बॉयलर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर स्टीम विच इज़ वेट। वेट स्टीम इज स्टीम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे कि स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि जो बॉयलर होता है वो हमारा एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं। मगर जो बॉयलर आउटपुट में हमें जो स्टीम जो जनरेट करके देता है उसमें क्या होता है, स्टीम में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर वही स्टीम अगर हम लोग टरबाइन पर अगर छोड़ दें तो ऐसे केस में होगा क्या, वो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो स्टीम है उस पर कोरोजन होने लगेगा, राइट। तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसे हमें क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास होता है सुपर हीटर। तो बॉयलर से हमने क्या समझा, बॉयलर में जो पानी होता है वो हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो कि वेट होती है। वेट स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो बॉयलर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि फायर ट्यूब बॉयलर हो गया, वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। नाम से पता चल रहा है फायर ट्यूब बॉयलर।
वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में बेसिकली होता है क्या, एक ट्यूब होता है और उसमें हम लोग आग या फिर बोल सकते हैं जो फायर होती है उसको हम लोग सर्कुलेट करवाते हैं और वो ट्यूब के अक्रॉस पानी होता है और वो जो पानी होता है वो गर्म होता है। सिमिलरली वाटर ट्यूब बॉयलर में होता क्या है, जो ट्यूब होता है उसमें पानी होता है और ट्यूब में पानी को हम लोग सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बॉयलर होता है दो टाइप का होता है, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर हमें ट्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ट्यूब दिखाई दे रही है और ये जो स्ट्रक्चर हमने जो कंसिडर किया है मान लेते हैं ये है बॉयलर। अगर ये ट्यूब में अगर पानी अगर सर्कुलेट होता है तो ये जो बॉयलर होगा इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। मगर अगर ये ट्यूब में अगर फायर अगर सर्कुलेट होती है और ट्यूब के अक्रॉस अगर पानी होता है तो ऐसे केस में जो बॉयलर है इसको हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर इज़ यूज वेयर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, जहाँ पर हमें स्टीम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो ऐसे सब जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें होता क्या, जो पानी होता है ट्यूब में सर्कुलेट होते रहता है और ट्यूब के आजू बाजू क्या होता है, आग होती है, फायर होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात कर लिया बॉयलर के बारे में। सिमिलरली नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं एयर प्री हीटर, सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सुपर हीटर, हाँ तीसरा है सुपर हीटर। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहला बोला, जो बॉयलर जो आउटपुट में जो स्टीम जो जनरेट करके देता है उसमें क्या होता है, पानी होता है, वेट स्टीम होती है। वेट स्टीम अगर आप टरबाइन पर अगर देते हो तो ऐसे केस में होगा क्या, जो आपकी जो टरबाइन है वो डैमेज हो सकती है, टरबाइन में कोरोजन लग सकता है, जंग लग सकता है। और टरबाइन में अगर, और हमें पता है कोई भी चीज़ में जब जंग लगता है तो जो चीज़ होती है वो डिग्रेड करने लगती है, राइट। तो सिमिलरली जो टरबाइन है वो डैमेज होगी या फिर हम लोग बोल सकते हैं टरबाइन पर जंग लगेगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो बॉयलर से हमें जो स्टीम जो मिलती है वो स्टीम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, सुपर हीटर करता है। और साथ ही साथ सुपर हीटर क्या करेगा, जो हमें जो स्टीम जो मिलेगी उसका जो टेम्परेचर होगा उसको और इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो हीट होगी वो और ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से इसका नाम पड़ा सुपर हीटर। जो स्टीम होगी उसका जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो सुपर हीटर क्या करेगा, सबसे पहला पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको निकाल देगा स्टीम में से, और जो स्टीम है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटर। तो स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम बॉयलर हैज़ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन इट। सुपर हीटर रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्टीम and also increases temperature of that steam, due to which steam gets superheat। तो इस स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, जो स्टीम जो कि बाहर आ रही है बॉयलर से उसमें पानी होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो सुपर हीटर होता है वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है स्टीम में से, और जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से होती क्या है, जो स्टीम है वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो स्टीम है वो और ज़्यादा सुपर हीट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आपका एक्सटर्नल पूछ लेता है, अगर स्टीम में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होते तो ऐसे केस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन स्टीम कैन कोरोड स्टीम ब्लेड्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि स्टीम में प्रेजेंट हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा क्या, आपकी जो टरबाइन की जो ब्लेड है उसमें जंग लग सकता है। ड्यू टू यूज़ ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एंड ड्राई स्टीम एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेज। सुपर हीटेड स्टीम या फिर आप बोल सकते हो जो ड्राई स्टीम जो यूज़ कर रहे हो, मतलब जो सुपर हीटर है उसका जो आउटपुट होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और जो स्टीम होगी उसका टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ऐसी स्टीम की वजह से होगा क्या, आपका जो सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी ज़्यादा होगी, या फिर आप बोल सकते हो जो टरबाइन की जो एफिशिएंसी होगी वो भी इंक्रीज़ करने लगेंगी। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं एयर प्री हीटर के बारे में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नहीं इकोनोमाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनोमाइज़र करता क्या है, जो बॉयलर में जो पानी जो जाता है वो किसके वजह से जाता है, इकोनोमाइज़र की वजह से। इकोनोमाइज़र क्या करता है, बॉयलर में पानी भेजने का काम करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बॉयलर में हमें क्या चाहिए होता है, बॉयलर में हमें चाहिए होता है पानी। फिर वो जो पानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर पानी गर्म करने की वजह से स्टीम जनरेट होती है। तो जो बॉयलर है उसमें पानी को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, इकोनोमाइज़र करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इकोनोमाइज़र, अगर हम लोग ये देखें इकोनोमाइज़र फीड वाटर टू द बॉयलर। जो इकोनोमाइज़र है वो बॉयलर में पानी को सर्कुलेट करता है। इकोनोमाइज़र ऑल्सो इंक्रीज हीट ऑफ वाटर विच इज़ टू बी सप्लाइड इन बॉयलर। ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, इकोनोमाइज़र बॉयलर में पानी तो सर्कुलेट करता ही करता है, सिमिलरली जो इकोनोमाइज़र है वो क्या करता है, जो पानी का जो टेम्परेचर है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बॉयलर में जो जाने वाला जो पानी होता है वो ऑलरेडी थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है। इकोनोमाइज़र इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज़ टू बी फेड इन बॉयलर बाय यूजिंग हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैसेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया,
जो इकोनोमाइज़र है वो क्या करेगा, पानी का जो टेम्परेचर है उसे क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, जिसे बॉयलर में भेजना है। साथ ही वो जो इकोनोमाइज़र है पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है जिसे बॉयलर में भेजना है। तो पानी का टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज़ कर पा रहा है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैसेज। जो फ्लू गैसेज होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वेस्ट जो गैसेज होती है उसकी जो हीट होती है, वो हीट एनर्जी को लेता है इकोनोमाइज़र और पानी को गर्म करता है, और वो जो गर्म पानी होता है उसको कहाँ पर भेज देता है, बॉयलर में भेज देता है। तो इकोनोमाइज़र इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज़ टू बी फेड इन बॉयलर बाय यूजिंग हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैसेज। जो फ्लू गैसेज है उसकी हीट एनर्जी का यूज़ करते हुए जो इकोनोमाइज़र है पानी को गर्म करता है और वो जो गर्म पानी होता है उसको बॉयलर में भेज देता है। फ्लू गैसेज आर दी गैसेज प्रोड्यूस आफ्टर कंबस्टन। जो फ्लू गैसेज होती है वो ऐसी गैसेज होती है जो कि हमें कंबस्टन के बाद मिलते हैं। मतलब जो हम लोग कोयला वोयला जो जलाते हैं, तो वो कोयला जलाने की वजह से हमें जो गैस जो मिलती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्लू गैस। वो फ्लू गैस का जो हीट एनर्जी होती है उसको लेता है इकोनोमाइज़र, और वो हीट एनर्जी के हेल्प से पानी को गर्म करता है, और वो जो गर्म पानी होता है उसको बॉयलर में भेज देता है। तो बॉयलर को गर्म पानी मिलता है, बॉयलर वो गर्म पानी को और गर्म करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, हाई अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट होती है, स्टीम जाती है सुपर हीटर में। सुपर हीटर क्या करता है, वो जो स्टीम में जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको हटाता है, स्टीम का टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर देता है, और फिर जाके जो स्टीम होती है वो टरबाइन पर लगती है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जनरेटर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। साथ ही साथ जो इकोनोमाइज़र होता है वो क्या करता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इकोनोमाइज़र है वो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है जिसे हमें बॉयलर में सप्लाई करना है, जिसके वजह से होता है कि जो बॉयलर होता है उसको ऑलरेडी थोड़ा गर्म पानी मिलता है, राइट, जिसके वजह से होता है कि बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फीड वाटर हीटर के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इकोनोमाइज़र होता है वो क्या करता है, जो इकोनोमाइज़र होता है वो थोड़ा पानी को गर्म करता है और वो जो पानी होता है उसको बॉयलर में भेजता है। बॉयलर में जो पानी जो जाता है वो किसके वजह से, इकोनोमाइज़र की वजह से जाता है। साथ ही साथ एक और एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ये वाली स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं, ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बॉयलर, यहाँ पर ये इकोनोमाइज़र, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया फीड वाटर हीटर। जो फीड वाटर हीटर होगा इसका जो पानी होगा वो इकोनोमाइज़र में जाएगा। इकोनोमाइज़र क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैस। फिर जो इकोनोमाइज़र का जो पानी होगा किस में जाएगा, बॉयलर में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बॉयलर में जो पानी जो आ रहा है वो फीड वाटर हीटर से होते हुए इकोनोमाइज़र से होते हुए फिर बॉयलर में जा रहा है। तो ये फीड वाटर हीटर करेगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाटर विच इज़ टू बी फेड इन बॉयलर इज़ फर्स्ट फेड इन फीड वाटर हीटर एंड देन इन इकोनोमाइज़र एंड एट द लास्ट दैट वाटर इज़ सप्लाइड टू दी बॉयलर। यहाँ पर ये फीड वाटर हीटर करता क्या है, फीड वाटर हीटर हीट्स इनकमिंग वाटर ऑफ बॉयलर विद द हेल्प ऑफ स्टीम विच इज़ ऑलरेडी यूज। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इकोनोमाइज़र होता है वो क्या करता है, जो पानी होता है उसको गर्म करने का काम करता है। सिमिलरली जो फीड वाटर हीटर होता है वो भी पानी को गर्म करने का काम करता है, और जो फीड वाटर हीटर का जो पानी होता है वो इकोनोमाइज़र में जाता है। तो जो फीड वाटर हीटर है वो पानी को किस तरीके से गर्म करता है, हमने डिस्कस किया था। जो इकोनोमाइज़र है वो पानी को गर्म करता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैसेस। कंबस्टन के बाद जो फ्लू गैस जो निकलती है, कंबस्टन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उसकी हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या करता है, इकोनोमाइज़र पानी को गर्म करता है। सिमिलरली फीड वाटर हीटर करता क्या है, जो स्टीम मतलब जो अनयूज्ड स्टीम होती है, जो कि यूज़फुल वर्क में नहीं की कंसिडर की गई है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऑलरेडी यूज्ड स्टीम है, ऑलरेडी यूज्ड स्टीम, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टीम जनरेट हो रही है 100%, 70% स्टीम टरबाइन को क्या करती है, हीट करती है, टरबाइन को घुमाती है। फिर वो 70% स्टीम टरबाइन को घुमाने के बाद कहाँ पर जाएंगी, वो 70% स्टीम जो टरबाइन को जो घुमा रही है, टरबाइन को घुमा दी, स्टीम का काम खत्म हो गया, अब स्टीम जाएंगी कहाँ, वो जो स्टीम है वो जाएंगी फीड वाटर हीटर में। फीड वाटर हीटर करेगा क्या, जो पानी है उसको, जो स्टीम है, स्टीम के हेल्प से पानी को करेगा गर्म। फिर उसके बाद जो गर्म पानी होगा फीड वाटर हीटर का उसको हम लोग भेज देंगे इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र वो जो पानी है उसको और गर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी ऑफ फ्लू गैस। फिर जो इकोनोमाइज़र का जो पानी है उसको हम लोग भेज देंगे बॉयलर में। कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, बॉयलर में पानी और गर्म होगा और स्टीम जनरेट होगी, और जो प्रोसेस होगा चलते जाएगा। बॉयलर का जो आउटपुट होगा सुपर हीटर में जाएगा, सुपर हीटर अपना काम करेगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो स्टीम होगी वो टरबाइन पर जाके लगेंगी, टरबाइन घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हमने फीड वाटर हीटर के बारे में बात कर लिया। अभी बात कर लेते हैं एयर प्री हीटर के बारे में। एयर प्री हीटर क्या करेगा, फॉर कंबस्टन इन बॉयलर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो बॉयलर होता है उसके अक्रॉस हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है आग, हमें फायर लगाना होता है।
तो आग लगाने के लिए जो फ्यूल, जो आग लगाने के लिए जो कोल है वो तो चाहिए ही चाहिए, और एयर भी चाहिए। कंबस्टन के लिए जो एयर और जो फ्यूल है, एयर और कोल दोनों चाहिए। अगर एयर अगर नहीं होती है तो ऐसे केस में कंबस्टन नहीं हो पाएगा। तो कंबस्टन के लिए एयर और फ्यूल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉयलर के अक्रॉस हम लोग आग लगा रहे हैं, मतलब हम लोग कंबस्टन कर रहे हैं। फॉर कंबस्टन इन बॉयलर एयर इज़ नेसेसरी, एयर बहुत ज़रूरी है। तो वो एयर को ऑब्टेन करने का काम कौन करेगा? वो एयर को ऑब्टेन करने का काम करेगा एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर का क्या करेगा? देयरफॉर एयर इज़ ड्रॉन फ्रॉम एटमॉस्फेयर यूजिंग फोर्स्ड ड्रॉट फैन। जो एयर होती है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स्ड ड्रॉट फैन। बेसिकली लगे होते हैं बहुत सारे फ़ैन थर्मल पावर प्लांट में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ड्रॉट फैन। वो फोर्स्ड ड्रॉट फैन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसको हम लोग लेते हैं थर्मल पावर प्लांट में। फिर वो जो एयर होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसे हमें इंक्रीज़ करना होता है। वो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का काम करता है एयर प्री हीटर। फिर उसके बाद वो जो गर्म एयर होती है उसको हम लोग जलाते, मतलब वो जो गर्म एयर और जो कोयला होता है दोनों को हम लोग जलाते, जिसके वजह से कंबस्टन होता है। कंबस्टन की वजह से बॉयलर को हीट एनर्जी मिलती है एंड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर कंबस्टन इन बॉयलर एयर इज नेसेसरी, बॉयलर में कंबस्टन होने के लिए एयर ज़रूरी है। इसलिए जो एयर होती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर से ड्रॉन करते हैं, लेते हैं फोर्स ड्रॉट फैन का यूज़ करते हुए। तो जो एयर हमने जो एटमॉस्फेयर से लिया उसको हम लोग हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एयर इज़ हीटेड बाय यूजिंग एयर प्री हीटर फॉर कंबस्टन पर्पस। जो एयर होती है उसको हम लोग हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर का क्या काम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो बॉयलर है उसको बॉयलर के अक्रॉस आग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोयला और हवा चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। तो एयर को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फोर्स ड्रॉट फैन से ऑब्टेन करते हैं। तो जो फोर्स ड्रॉट फैन होगा वो हमें एयर ला के देगा हमारे थर्मल पावर प्लांट में। एयर कहाँ से ला के देगा? एटमॉस्फेरिक जो एयर होगी उसको सक करेगा और हमें ला के देगा थर्मल पावर प्लांट में। अभी वो जो एयर है उसको तो हमने ऑब्टेन कर लिया, मगर वो जो एयर है उसका टेम्परेचर भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो एयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एयर प्री हीटर। तो जो एयर प्री हीटर है वो क्या करेगा, जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। तो जो एयर प्री हीटर है वो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का काम करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जितने भी जो कंपोनेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। सिमिलरली हमने एयर प्री हीटर के बारे में भी बात कर लिया, कंडेंसर के बारे में भी बात कर लिया। अभी बात कर लेते हैं कूलिंग टावर के बारे में। कूलिंग टावर करता क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कूलिंग टावर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, और ये जो कूलिंग टावर होता है उसकी जो हाइट होती है वो समवेयर अराउंड 200 मीटर तक की होती है। तो ये कूलिंग टावर बेसिकली करता क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो थोड़ा बहुत जो पानी होता है उसे हमें क्या करना होता है, रिवर में करना होता है डिस्चार्ज, राइट। और ऑब्वियसली जो थर्मल पावर प्लांट है उसका जो पानी होता है वो कैसा होता है, वो गर्म होता है। और अगर आप गर्म पानी अगर रिवर में डिस्चार्ज कर दो, या फिर सी में डिस्चार्ज कर दो, या फिर लेक में डिस्चार्ज कर दो, जहाँ पर भी आपका थर्मल पावर प्लांट बना है, तो अगर आप ऐसे गर्म पानी को अगर कहीं पे भी अगर डिस्चार्ज कर दोगे तो ऐसे केस में होगा कि वो पानी के जो क्रीचर्स है, जैसे कि प्लांट हो गया या फिर फिश हो गई, तो जो क्रीचर्स है वो क्या कर सकते हैं, डाई आउट हो सकते हैं, मतलब मर सके उनको, मतलब उनकी लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो गर्म पानी होता है, और ये गर्म पानी में बेसिकली कुछ केमिकल्स भी होते हैं, उसे हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो गर्म पानी को ठंडा करने का काम, और वो गर्म पानी में केमिकल्स है उसे एक्सट्रैक्ट करने का काम, निकालने का काम कौन करता है, कूलिंग टावर। फिर जो कूलिंग टावर से हमें जो पानी जो मिलता है उसको हम लोग क्या करते थे, डिस्चार्ज करते थे नदी में, लेक में या फिर सी में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंपल वर्ड में हमने समझा कूलिंग टावर के बारे में, अदरवाइज कूलिंग टावर को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कूलिंग टावर इज़ यूज फॉर कूलिंग ऑफ वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग वाटर इनटू रिवर, लेक्स और सी टू प्रोटेक्ट वाटर क्रीचर्स और वाटर पोल्यूशन। तो जो कूलिंग टावर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, रिवर या फिर लेक में डिस्चार्ज करने से पहला, ताकि हम लोग जो वाटर है उसको, वाटर पोल्यूशन और जो सी क्रीचर्स है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ। कूलिंग टावर ऑल्सो प्यूरीफाई वाटर विच इज़ टू बी डिस्चार्ज इन रिवर, लेक और सी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कूलिंग टावर होता है प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, जो केमिकल्स होते हैं पानी में उसे एक्सट्रैक्ट करने का भी काम करता है, जिसके वजह से जो पानी होता है वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पानी को करते हैं डिस्चार्ज। नोट दैट थर्मल पावर प्लांट इज़ कंसिडर्ड एट द प्लेस विच इज़ क्लोज टू सी, रिवर, लेक और पॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला, जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसको हम लोग ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ से सी, रिवर, लेक या फिर पॉन्ड बहुत क्लोज में हो। यहाँ से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो फ्यूल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है कोल। सिमिलरली जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 29% से 30% तक की होती है, और करेंटली हम लोग 40 से 45% तक की जो एफिशिएंसी उसको भी हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं ड्यू टू दी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज इन थर्मल पावर प्लांट। रिसेंटली मैंने सर्च किया था। सिमिलरली अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो जो रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, तो इसके क्लोज में हम लोग थर्मल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे जो कि हमें कंसिडर करना होता है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग एनी पावर प्लांट फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर। जैसे कि एक प्लांट का कैपिटल कॉस्ट कितना है। कैपिटल कॉस्ट मतलब जैसे ये कॉस्ट ऑफ लैंड, पावर प्लांट बनाने के लिए हमें जगह खरीदनी होगी तो उसका जो कॉस्ट है वो हमें कंसिडर करना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आता है। कॉस्ट ऑफ लैंड वेयर पावर प्लांट इज़ टू बी कंस्ट्रक्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी, मटेरियल और जो मशीनरी हमें जो लगेंगी पावर प्लांट बनाने के लिए उसका कॉस्ट, फिर उसके बाद लेबर का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, सारे के सारे जो कॉस्ट होते हैं वो कैपिटल कॉस्ट में आते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट का इरेक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन, कितने रुपए में एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो वाला कॉस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें थर्मल पावर कोई भी पावर प्लांट बनाने से पहले कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कैपिटल कॉस्ट कितना हो गया, ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, अगर आप अपना पावर प्लांट अगर बहुत दूर बना रहे हो, सिटी से बहुत दूर है, राइट, तो ऐसे केस में होगा कि आपको बहुत जो ट्रांसमिशन सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा टावर लगेंगे, ज़्यादा कंडक्टर लगेगा, अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आपका जब कॉस्ट ज़्यादा जाएगा तो ऐसे केस में आप जो एनर्जी का आप जो पैसा जो लोगे, लोगों को जो एनर्जी जो प्रोवाइड करोगे उसका जो पैसा होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन ये भी आपको बेसिकली कंसिडर करना होगा कोई भी पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम। तो यहाँ पर हमने बात किया थर्मल पावर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में।